नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 6 उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा वो है शाही राजधानी, यानी कि हमारे देश की जो वर्तमान राजधानी है, जो कि जैसे कि आपको पता है हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। मगर नई दिल्ली जो है वो कब राजधानी बनी है और उसके कौन कौन से राजा रहे हैं, किन किन शासकों ने यहाँ पर शासन किया है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये अंग्रेज़ों के समय में जो भारत की राजधानी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कौन से राजा थे उनके बारे में भी जानेंगे, और अंग्रेज़ों ने जो भारत को राजधानी बनाया तो उससे पहले अंग्रेज़ों की राजधानी कौन सी थी और उन्होंने क्यों इसे यानी कि दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में चुना, उस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। नई दिल्ली का निर्माण 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण तो हासिल कर लिया था, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता हुआ करती थी। इसीलिए मुग़ल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है ये 1911 में बनना शुरू हुआ, जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। उसके बाद इस आधुनिक राजधानी यानी कि नई दिल्ली का निर्माण शुरू हुआ। तो एक अतीत का विध्वंस यानी कि पुराने इतिहास को तोड़ा भी गया और नया इतिहास रचा गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके बारे में जानते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बारे में तो आप जानते हैं। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की अलग अलग से बस्तियां होती थी। भारतीय लोग जहां रहते थे उसे ब्लैक टाउन भी कहते थे, यानी कि काले इलाके, और जहां अंग्रेज़ लोग रहते थे वो काफ़ी सुंदर सुसज्जित होते थे, और इसलिए इन इलाकों को जो है वो वाइट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पैदा होता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से, कि काले शहर क्या थे और गोरे शहर क्या हैं, या वाइट टाउन क्या होते हैं और ब्लैक टाउन क्या होते थे। तो जहां भारतीय लोग रहते थे जिन शहरों में या जिन बस्तियों में, क्योंकि अंग्रेज़ जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर भारतीयों को रहने नहीं देते थे, क्योंकि इसीलिए इन्हें कहा गया काले इलाके, क्योंकि भारतीय जो थे वो सांवले रंग के होते थे, काले रंग के होते थे, जबकि अंग्रेज़ जो थे वो गोरे होते हैं या गोरे होते थे। इसलिए वो इसे जो था वो अपना वाइट टाउन कहते थे, और उन इलाकों में केवल अंग्रेज़ों को ही रहने की अनुमति होती थी, इसीलिए उसे वाइट टाउन कहते थे। भारतीय लोग वहाँ जाते थे मगर काम करने के लिए जाते थे, फिर वापस जो थे वो अपनी बस्तियों में आ जाते थे, उन्हें वहाँ रहने की अनुमति नहीं होती थी। इसलिए वाइट टाउन जो थे वो अलग थे और ब्लैक टाउन अलग थे, यानी कि जहाँ भारतीय लोग रहते थे। तो ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ब्लैक टाउन क्या थे और वाइट टाउन क्या थे। आगे दिल्ली में ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर अभी अंग्रेज़ों का शासन इतना पुख्ता नहीं हुआ था, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ जो थे उस समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रहते थे, और दिल्ली में अभी जो था वो उनकी इतनी पहुंच नहीं थी या उनका इतना ज़्यादा वास्ता नहीं था। तो इसलिए दिल्ली पर ऐसा नहीं था। दिल्ली में सभी लोग जो थे वो एक समान रहते थे, एक बराबर रहते थे।
ख़ास तौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराने शहरों के भीतरी अमीर हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे और वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृत व शायरी का मज़ा जो थे वो लेते थे। स्थानीय त्योहारों में भी हिस्सेदारी करते थे। 1824 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई और जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने जो था वो विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा काम में ही काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को जो है वो दिल्ली का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण शब्द आया है हमारे यहाँ में, ये पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है, साथ में भी दिया गया है इसका विवरण, कि कला और ज्ञान का दोबारा से जन्म होना, या किसी भी सभ्यता या विचार का दोबारा से जन्म होता है तो उसे हम पुनर्जागरण भी कहते हैं। यानी कि इसे साधारण भाषा में अगर कहें तो हम दोबारा से जागना भी ले सकते हैं। 1857 के बाद जब कुछ बदलाव आए, 1857 के बाद ये सब कुछ बदल गया था, क्योंकि 1857 का विद्रोह जो था वो बहुत ही निर्णायक था, महत्वपूर्ण था। उस साल बहुत विद्रोह के दौरान हुए विद्रोहों के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर किया था। 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के ही नियंत्रण में रही थी। तो ये उस समय का विद्रोह का एक दृश्य है। ब्रिटिश टुकड़ियाँ जो था वो दिल्ली की सड़कों पर जो था वो विद्रोहियों का कत्लेआम करके जो थे वो बदला ले रही थी। ये उसका एक चित्र दिया गया है। जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। वो अपना बदला लेने लग पड़े विद्रोह का। प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इस घटना को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जब गुस्साए शेर यानी कि अंग्रेजों ने शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहाराओं को मारा, घरों को जला डाला। न जाने कितने औरत मर्द, आम और ख़ास, चाहे वो आम आदमी है चाहे ख़ास आदमी है, 3 दरवाज़ों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदायों और शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावत को रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया और अंग्रेज़ों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भेज दिया। उनका दरबार भी बंद कर दिया। कई महल जो थे वो गिरा दिए गए, बागों को भी बंद कर दिया गया। उनकी जगह अब सैनिकों के लिए जो था वो बैरकें यानी कि छावनियाँ बना दी गई थी। सैनिकों के रहने की जगह, बैरक का मतलब होता है जहाँ सैनिक जो है वो रहते हैं या टिकते हैं, उनके सोने बहने उठने बैठने की जगह यानी कि सैनिकों का ठिकाना, उसे बोलते हैं बैरक। तो उसे बना दिया। अब महल में जो थे वो बैरकें बना दी। जो बहादुर शाह जफर के मुगलों का महल थे उसमें उन्होंने बैरकें बना दी। अंग्रेज जो थे वो दिल्ली के मुग़ल अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहते थे, यानी कि मुग़लों का अब इतिहास को ही वो ख़त्म कर देना चाहते थे। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका जो था अब उन्होंने साफ़ कर दिया। वहाँ के बाग, मैदान और यहाँ तक कि मस्जिदें जो थी वो भी नष्ट कर दिए गए। उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ख़ास तौर से बताया गया है कि 1857 में दिल्ली के आसपास मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, केवल मस्जिदों को। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का ये मानना था कि 1857 का विद्रोह
केवल मुसलमानों ने ही या मुग़लों ने ही किया है, क्योंकि उस समय दिल्ली का मुग़लों के नेता थे बहादुर शाह जफ़र, तो इसलिए उन्होंने केवल उन्हीं को अपना टारगेट बनाया हुआ था। तो केवल मस्जिदों को तोड़ा गया, मंदिरों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अंग्रेज जो थे वो आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे, ख़ास तौर से मस्जिदों को तो या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए जो था वो इस्तेमाल किया जाने लग पड़ा था। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद जो था वो एक बेकरी के रूप में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक के लिए किसी को भी नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का 1/3 हिस्सा जो था वो ढा दिया गया, गिरा दिया गया। नहरों को पाट कर जो था वो समतल कर दिया गया। रेलवे की स्थापना करने और शहरों को जो था वो 4 दीवारी के बाहर फैलने के लिए 1870 ईस्वी के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को भी तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ जो था वो विकसित हुए। विशाल सिविल लाइन जो थी वो इलाकों में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे फिर बंद भी कर दिया गया। तो ये उस समय का एक पुराना चित्र है। आसपास की इमारतों को गिरा दिया गया जाने के बाद जामा मस्जिद का एक दृश्य है। एक नई राजधानी की योजना। अब अंग्रेज जो थे वो दिल्ली के सामरिक महत्व को जान चुके थे, यानी कि उस दिल्ली जो था वो भारत का केंद्र था, इसलिए अब उसके महत्व को जान चुके थे और अब वो एक नई राजधानी बनाने की योजना बनाने लगे। यानी कि नई राजधानी का मतलब कि अब वो पुरानी राजधानी को छोड़ना चाहते थे और उनकी पुरानी राजधानी थी कलकत्ता, जिसे कलकत्ता के नाम से जानते थे, आज उसका नाम कोलकाता है। तो अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व की अच्छी तरह से अब पता लग गया था। लिहाजा 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन की रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन एक विशाल दरबार का आयोजन जो था वो दिल्ली में ही किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी, आप ये जानते होंगे कि इसकी वजह ये थी कि दिल्ली जो थी वो अब भारत का केंद्र बनने जा रही थी, तो वहाँ से पूरे देश पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था, इसलिए अंग्रेजों ने ये दरबार भी वहीं पर सजाया था। अगर आप भारत के मानचित्र को देखें तो कलकत्ता जो है वो एक किनारे पर है और दिल्ली जो है वो केंद्र में स्थापित है, तो इसलिए वो अब केंद्र में राजधानी को लाना चाहते थे। विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने ये समझ लिया था कि लोगों की नज़र में जो है वो मुग़ल बादशाह का महत्व काफ़ी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता मुग़ल बादशाहों और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में जो था वो पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन करना चाहती थी। 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर जो था वो दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। कोलकाता के बजाय दिल्ली को अब जो वो भारत की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और इसका ऐलान भी जो था वो इसी दरबार में किया गया था। यानी कि अब भारत की राजधानी जो थी वो दिल्ली बनाने का फैसला जो था वो 1911 ईस्वी में लिया गया। ये देखिए आपके पास है, ये साथ में चित्र दिया गया है और उसका जब ये दरबार जो था वो दिल्ली का सजाया गया था।
जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक। दरबार 12 दिसंबर 1911 ईस्वी, ये डेट दी गई है। इस दरबार में लगभग 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा महाराजा, अंग्रेज अफसर और सिपाही जो थे वो जमा हुए थे। तो ये भारत की अब नई राजधानी जो थी वो 1911 ईस्वी में घोषित कर दी गई। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ियों पर जो था वो 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का अब निर्माण किया गया। जो अब पुरानी दिल्ली, अगर आप दिल्ली कभी गए होंगे तो 2 दिल्लियां हैं। दिल्ली एक पुरानी है और एक नई दिल्ली। जो नई दिल्ली है अब उसका निर्माण जो है वो अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया है। अब ये 10 वर्ग मील का इलाका जो था वो इसके लिए चुना गया, लिया गया। एडवर्ड एटलियंस और हर्बर्ट बेकर्स नाम के 2 वास्तुकारों को जो था वो नई दिल्ली और इसकी इमारतों का डिजाइन तैयार करने का जिम्मा भी सौंपा गया था। नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता जो था, 2 मील का चौड़ा रास्ता वाइसराय के महल, जो कि आजकल जहां हमारे राष्ट्रपति रहते हैं, वर्तमान में ये राष्ट्रपति भवन है, उस समय ये वाइसराय का महल होता था, तक जाने वाला किंग्स वे यानी कि राजपथ। किंग्स वे, किंग का मतलब राजा, वे का मतलब रास्ता, जहाँ राजा के महल को जो रास्ता जाता है उसे किंग्स वे कहते हैं, जिसे कि आज हम स्थानीय भाषा में या अपनी हिंदी में इसे हम राजपथ भी बोलते हैं। अगर आप कभी दिल्ली जाएं तो राजपथ आप देख सकते हैं, देखने का आपको मौका मिल सकता है और आप जान सकेंगे कि ये राजपथ क्यों रखा गया इसका नाम। और अब ये राजपथ जो है वो राष्ट्रपति के निवास की तरफ को जाने वाला रास्ता है और इसके दोनों तरफ जो है वो सचिवालय की इमारतें बनाई गई हैं। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक जो है वो दिखाई देती है। फिर भी इसका रूप जो है वो मोटे तौर पर जो है वो क्लासिकी यूनानी यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता है। उदाहरण के लिए वाइसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद जो वो सांची में बने हुए बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भूरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जो वो जरूर थी। इसीलिए वास्तुकारों ने इस बात का भी ख्याल रखा कि वाइसराय का महल जो है वो शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो, यानी कि अंग्रेज जो थे वो अपने आप को मुगलों से ऊंचा दिखाना चाहते थे या बड़ा दिखाना चाहते थे। ये काम कैसे किया जा सकता था? अब नई दिल्ली के निर्माण में लगभग जो था वो 20 साल लगे और इसका इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो कि शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो और इसमें भीड़ भरे मोहल्लों और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसर के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना भी की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई पड़ती थी। नया शहर जो था वो स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत लगते थे। तो ये एक प्रश्न भी आता है आपके लिए इसमें अभ्यास में कि अंग्रेज जो थे वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को क्यों पसंद नहीं करते थे। तो वो इसे क्या मानते थे? गंदे इलाके और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत मानते थे। इसीलिए नई दिल्ली में बेहतर जल आपूर्ति, गंदगी के निकासी और नालियों की पूरी तरह से व्यवस्था तैयार की गई थी।
उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया था। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क जो थे वो बनाए गए थे ताकि लगातार जो वो ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। तो ये थी हमारे नई दिल्ली की कहानी, जिसके बारे में आज आपने जाना। आप सभी बच्चों का अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और इसके साथ ही आपका धन्यवाद।